हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अचीवर्स वेब पे। मैं राज आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज के हमारे नए वीडियो का टॉपिक है बिहार। बिहार से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या जो भी अभी कुछ दिन पहले आपके परीक्षाओं में पूछे गए थे, वो सारे प्रश्नों को मैं यहाँ कराऊंगा टॉपिक के रूप में। ठीक है, मैं सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करके लेके आया हूँ और मेरा मोटो है जितने भी सारे स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं ना, सारे स्टेट्स को मैं आपके लिए जितने भी से अब एग्जाम में क्या होता है कि लोकसभा का सीट पूछता है, राज्यसभा का सीट पूछता है, या फिर आपका कौन कौन से मतलब राज्य कौन कौन से बाउंड्री टच करता है किसी किसी को, फिर चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, वो सारी चीज़ें जो एक स्टेट में है, क्योंकि स्टेट से ही तो हमारा यूनियन है, स्टेट से ही तो हमारा कंट्री है। अगर जो हम स्टेट्स के बारे में जानेंगे तो ऑफकोर्स हम कंट्री के बारे में जानेंगे। तो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती रहेंगी और बस आप लोग देखते रहिएगा। आज हम वही बिहार का बात करने वाले हैं जो भारत का इतिहास दिया था। भारत का इतिहास, जी हाँ, बिहार से ही शुरुआत हुआ था। ठीक है, वही बिहार के बारे में बात करने वाले हैं जो फर्स्ट रिपब्लिक दिया था। वैशाली का नाम सुने होंगे ना, यहीं से रिपब्लिक का स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आप बुद्ध का नाम सुने होंगे ना, गौतम बुद्ध का, जो इनका ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बिहार में हुई थी। ठीक है, और बिहार का जगह का नाम गया का बोध गया, वहीं से इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद एंशिएंट यूनिवर्सिटी, आपको नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे ना, वो भी कहाँ से, वो भी बिल्कुल आपके बिहार से ही इसका स्टार्टिंग हुआ था। जैसे आज बिहार का जो एजुकेशन का रेट है वो हालांकि बहुत कम है, लेकिन प्राचीन भारत में जब दुनिया के बहुत से हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। ठीक है, और वो भी कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, बिहार में एक नालंदा जगह है, वहीं पे नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है, बिहार को आप लोग बिल्कुल छोटे मत आकिए, ठीक ना। आप लोग चाणक्य का नाम सुने हो ना, चाणक्य भी जो थे जिनको बोलते थे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो भी बिहार से ही थे। उसके बाद से जो हमारे ग्रेट महाकाव्य, महान महाकाव्य रामायण, उनके लेखक कौन थे, वाल्मीकि, और उनका भी संबंध बिहार से ही था, मतलब वो भी बिहारी ही थे। ठीक है, तो हम वही बिहार के बारे में बात करने वाले हैं जो कितने कितने बड़े बड़े कीर्तिमान रचे हैं। ठीक है, उसके बाद से मैथ का, आप लोग जो भी बिहारी लोग होता है उनका मैथ अच्छा होता है, वो एक देन है आर्यभट्ट जी का। ठीक है, उनका भी संबंध कहाँ से था, बिहार से था। ठीक है, उसके बाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका भी संबंध बिहार से था। ठीक है, तो हम ऐसे राज्य के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, ऐसा राज्य के बारे में बात करने वाले हैं जो एक गजब गजब का कीर्तिमान रचे हैं, जहाँ पे मतलब एक महान, बहुत बड़े महान महान व्यक्ति का जन्म हुआ था। ठीक है, और उनके द्वारा काफ़ी एक अलग लेवल का काम किया गया जिसे लोग जानते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के रास्ते बने रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिहार की स्थिति को देखते हैं कि मतलब बिहार कहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज़ें सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए, आपको मैं इस मैप में दिखाता हूँ। बिहार जो है वो आपके पूर्वी भाग में, ठीक है, पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग ये देख लीजिए, ये पूर्वी भाग में बिहार एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद आपका पूर्वोत्तर राज्य जो 7 सिस्टर्स या कभी कभी 8 सिस्टर कह लेते हैं, तो वो उधर पूर्वोत्तर भाग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो बिहार की जो स्थिति है वो पूर्वी भाग में है। ठीक है, अब मोटी मोटी जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो देखते हैं। जैसे बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, कुछ तो रीजन होगा ना भाई, कि बिहार का नाम बिहार क्यों रखा गया, कुछ तो रीजन होगा, वो रीजन को जानिए पहले। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि मतलब जो बौद्ध धर्म का जो उत्पत्ति हुआ था वो बिहार और यूपी के क्षेत्रों में हुआ था। आप लोग सबको पता होगा, जो बौद्ध धर्म का उत्पत्ति हुआ था वो बिहार और यूपी के क्षेत्र में हुआ था। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि गौतम बुद्ध को बिहार में ही, बिहार के गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया है ना, वहीं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जिसके बाद गया को बोध गया कहा जाने लगा। ठीक है, हुआ क्या था कि बिहार में, यानी ये बिहार में बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए विहार बनाया गया। ये बिहार नहीं, ये विहार, ये बिहार का मतलब होता है निवास स्थल, जहाँ पे लोगों को रखा जाए, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ रह रहे थे और उनके शिष्य का संख्या बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा लोग उनके अनुयायी थे, बहुत ज़्यादा लोग उनके फॉलोवर्स थे, तो उनकी संख्या
बहुत होने लगी, उनकी संख्या, फॉलोवर्स की संख्या बहुत होने लगी, तो उनके रहने के लिए बहुत सारे विहार का स्थापना किया गया, बहुत सारे विहार बनाया गया, रहने के लिए निवास स्थल बनाया गया। तो जब बहुत सारे लोग विहार विहार और विहार विहार को बोल के ही आगे वो बिहार हो गया, यानी ब के आप पेट चीर दो, ठीक है, मतलब ब में आप ये कर दो, व नहीं व, तो ये बिहार हो गया, ठीक है। तो वो विहार विहार होके ही विहार हो गया, ठीक है। तो ऐसे बिहार का नाम पड़ा, ठीक है। 11वीं 12वीं सदी में काफी ज्यादा बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बढ़ गई थी और तभी से विहार को विहार कहा जाने लगा, ठीक है। ये था बिहार के नाम के बारे में कि कैसे बिहार का नाम विहार पड़ा। विहार का नाम विहार कैसे पड़ा, आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। अब बिहार के अवस्था के बारे में देखते हैं कि अभी जहां पे विहार है वहीं पहले विहार था या फिर कहीं और आगे भी फैला हुआ था, तो वो चीजों को देखते हैं। तो पहले ये एरिया जो था वो मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था, ठीक है। ये जो पहले बिहार का जो एरिया था वो मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था, ठीक है। जिस समय मौर्य वंश वगैरह मतलब का शासन यहाँ चलता था, ठीक है। तो ये आपके मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था, ठीक है। पर मध्यकाल में इसे बंगाल का अंग बना दिया गया था, ठीक है। जिसमें मुगल लोग का शासन चल रहा था ना, उस समय इसे बंगाल का टेरिटरी के रूप में बना दिया गया, ठीक है। इसे बंगाल से जोड़ दिया गया और उस समय यह बंगाल का पार्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था आप लोग सबको पता होगा, 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। और वहां पे घोषणा किया गया था कि जो बिहार है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा, ठीक है। मतलब बिहार अलग होगा और आपका ये ओडिशा, सॉरी बिहार अलग होगा और ये पश्चिम बंगाल, बिहार अलग होगा, पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल अलग होगा, ठीक है। तो उस समय यह घोषणा किया गया और 1 अप्रैल 1912 में 1 अप्रैल 1912 में एक नया राज्य बिहार हो गया, ठीक है। और उस समय बिहार और आपका झारखंड और उड़ीसा, ये 3 जो राज्य था एक में था, ठीक है। जब बंगाल से जब चेंज हुआ था, मतलब हटा था, विभक्त हुआ था, तो उस समय बिहार, उड़ीसा और झारखंड ये तीनों एक सम्मिलित रूप में था, ठीक है। फिर 1936 में 1936 में इससे उड़ीसा अलग हो गया और फिर बिहार हो गया और झारखंड। तो ये पहले बिहार और झारखंड 2 अलग नाम नहीं था, पहले बिहार और झारखंड को सम्मिलित रूप से बिहार का था, ठीक है। फिर क्या हुआ, 15 नवंबर 2020, सॉरी 2020 बोला, माफ कीजिएगा, 15 नवंबर 2000 को बहुत ही ब्लैक डे था बिहार के लिए। यह वो दिन था जब बिहार का खनिज संसाधन वाले हिस्से को अर्थात झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार को झारखंड से अलग किया गया, ठीक है। फिर बिहार एक जो भी वर्तमान रूप में बिहार है वो रह गया। 2-3 डेट बिल्कुल याद रखना है आपको। 1911 के समय 1911 में आपका दिल्ली दरबार लगा था और 1912 में 1 अप्रैल 1912 में बिहार जो हुआ था वो बंगाल से अलग हुआ था, ठीक है। और उसके बाद से आपके उड़ीसा को 1936 में 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। उसके बाद से आपका 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड 2 अलग पार्ट में बट गया था। अब बिहार की चौहद्दी देखते हैं। चौहद्दी बोले तो चारों ओर, मतलब आपका स्थिति देख लेते हैं कि किस किस देश से बॉन्ड टच हो रहा है, किस किस राज्य से टच हो रहा है और किस किस राज्य से हो रहा है। तो बिहार कौन सा जिला उस राज्य से बॉन्ड टच कर रहा है, वो सारी चीज़ों को एक बार देख लीजिए। तो इसका जो 3 ओर से है, 3 ओर से आपका स्टेट से बॉन्ड टच हो रहा है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 3 स्टेट है जिससे बिहार का बॉन्डी शेयर होता है। एक कंट्री है जिसका नाम नेपाल है, उससे इसका बॉन्डी शेयर होता है, ठीक है। 3 आपका स्टेट हो गया, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश, और एक जो कंट्री हो गया नेपाल, जिससे उसका बॉन्डी शेयर होता है। अब देखिए नेपाल से बिहार का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट बॉन्डी शेयर होता है। तो पश्चिम चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है जिससे नेपाल का बॉन्डी शेयर हो रहा है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश से देखिए, उत्तर प्रदेश जो राज्य है उससे बिहार का कौन कौन सा जिला बॉन्डी शेयर करता है। तो इधर देख लीजिए, पश्चिम चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, बक्सर, ठीक है, इधर भोजपुर, भभुआ, तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है जिससे उत्तर प्रदेश से बॉन्ड टच करता है, ठीक है। अब झारखंड देख लीजिए, इधर देख लीजिए आपका रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका, ठीक है, ये कुछ क्षेत्र है। बांका का मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जमुई तक झारखंड का बाउंड्री शेयर होता है। पश्चिम बंगाल का देख लीजिए, आपका किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, भागलपुर हो गया,
बांका हो गया और जम्मू इधर। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो कि मतलब उत्तर प्रदेश से बाउंड्री टच हो रहा है, झारखंड से हो रहा है, पश्चिम बंगाल से हो रहा है और नेपाल से हो रहा है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात था। अब हम बिहार के बारे में पूरे फैक्ट्स को अच्छी तरीके से देखेंगे। अब देखते हैं बिहार की राजधानी कहाँ है। सबको पता होगा, काफी इजी चीज है, पटना। तो पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। अब देखिए इसका बाउंड्री किस किस जगहों से शेयर करता है, कौन कौन से कंट्री से, कौन कौन से स्टेट से करता है, मैं पहले बता चुका हूं। एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से। उत्तर में नेपाल हो गया, दक्षिण में झारखंड हो गया, पूर्व में पश्चिम बंगाल हो गया और पश्चिम में क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। अब बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी? हालांकि मैं बताया था कि आपका बंगाल से 1 अप्रैल 1912 को यह घोषणा किया गया था कि बिहार एक स्वतंत्र राज्य बनेगा, ठीक है। लेकिन 22 मार्च 1912 में स्थापना हुआ था बिहार का, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है। देखिए अभी जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, चाहे वो आपका बिहार दरोगा का हो जाए, सचिवालय का हो जाए, या बिहार पुलिस का हो जाए, या बिहार से संबंधित हो या फिर बिहार से संबंधित नहीं भी हो, क्योंकि बिहार का जो क्वेश्चन होता है वो बिहार तक ही सीमित नहीं है। वो आपके जो आपका एलडीसी पेपर होता है, सीजे पेपर होता है, वहां भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्टिव से इसके जितने सारे पॉइंट्स हैं सब इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप लोग इसे इग्नोर नहीं कीजिए कि भाई बिहार का है ना, बिहार क्यों जानूं। अरे बिहार का नहीं जाने के तो कैसे चलेगा काम यार। क्योंकि आपका नेशनल पार्क पूछता है तो वो कहां से होता है, स्टेट्स में तो नेशनल पार्क होता है, स्टेट्स में ही तो नेशनल पार्क होता है। लोकसभा का सीट होता है, राज्यसभा का सीट होता है, वो कहाँ होता है। कुछ झील होती हैं, वो कहाँ होती हैं। तो फिर सब चीज़ों को आप जानिएगा, अगर जो एक अलग लेवल से पढ़िएगा, अलग तरीकों से एसोलेट करके, जैसे आपका बिहार का अलग पढ़ लिए, झारखंड का अलग पढ़ लिए, तो आपको एक रोड मैप तैयार होगा और बाकी जितनी सारी चीज़ें होंगी वो आपके माइंड में बिल्कुल अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग की टीम के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि सारे स्टेट्स का, 28 स्टेट्स का वीडियो लाया जाए, जिसमें पूरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है। आप जानते होंगे गवर्नर चीफ मिनिस्टर पूछ रहा है, नेशनल पार्क पूछ रहा है, सारा कुछ एक जगह पे लाके आप लोग के लिए दे दिया जाए, ठीक है। 30 से 35 मिनट का सेशन होगा, उसमें सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से दे दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल कितना है बिहार का, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है, 10.40 करोड़, 10.40 करोड़ इसका जनसंख्या है, जो कि पूरे थर्ड रैंक पे आता है, ठीक है। मतलब इंडिया में थर्ड रैंक पे जनसंख्या के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार 12th रैंक पे आता है, ठीक है। और क्षेत्रफल की जनसंख्या कितना है, 10.40 करोड़, ठीक है। अब देखिए पुरुष जनसंख्या कितना है, पुरुष में जनसंख्या कितना है, तो 5.42 करोड़, 5.42 करोड़ हो गया पुरुष का, और 4.98 करोड़ कितना हो गया, किसका हो गया, महिला का हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कुल साक्षरता दर कितना है, तो 61.8% है, और मेल में 71.2%, और फीमेल में कितने हैं, 51.5% है। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। अब लिंगानुपात कितना है, तो पर हजार पुरुष में 918 महिला, मतलब 1000 पुरुष है तो 918 महिला उनके रेशियो में, ठीक है। 918 रेशियो 1000, ठीक है। तो 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी पर वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। विभाजन कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2000 को, ठीक है। राजभाषा क्या है, हिंदी है, सबको पता होगा। और उच्च न्यायालय कहाँ है, पटना में है, जो कि 1916 में उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, ठीक है। प्रमंडल कुल 9 है, 9 प्रमंडल हैं, ठीक है। और जिला कितने हैं, 38 जिले हैं। विधानमंडल द्विसदनात्मक है, ठीक है। और विधान परिषद में 75 MLC हैं, और विधान सभा में 243 ML है, ठीक है। राज्यसभा में 16 सीट है और लोकसभा में 40 सीट है। तो ये चीजें जो है यहाँ पे आपका जो विधान परिषद में 75 सीट है, विधानसभा 243 सीट है, राज्यसभा में 16, लोकसभा में 40। तो ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। मैं यहाँ यही वही चीजों को इकट्ठा किया हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, और जो चीजें नोट डाउन करने का होगा वो चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब राजकीय पशु कौन है, तो रीछ। रीछ जो है वो बिहार का राजकीय पशु है। राष्ट्रीय जो पक्षी है कौन है, फाख्ता। फाख्ता जो है वो राजकीय पक्षी है। वन क्षेत्र जो है, मतलब जो वन कितना फैला हुआ है बिहार में, 2.9 मिलियन हेक्टेयर, 2.9 मिलियन हेक्टेयर बिहार में वन फैला हुआ है, ठीक है।
अब सड़क मार्ग की लंबाई कितनी है, तो ये 5309 किलोमीटर, 5309 किलोमीटर सड़क मार्ग की लंबाई है, ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, 2118 किलोमीटर। पूरे जो सड़क मार्ग की लंबाई है पूरे ओवरऑल वो 5309 किलोमीटर है, लेकिन जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो NH होता है वो 2118 किलोमीटर है। रेल मार्ग की लंबाई, जो रेल यात्रा जो होती है वो सब मिला के 5309 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ प्रमुख पर्व मनाए जाते हैं, कुछ प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, क्योंकि हर एक राज्य में कुछ ना कुछ त्यौहार मनाया जाता है, और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ से पूछा जाता है कि लोहसांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है या कब मनाया जाता है। ये आपका इधर हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ था। जिस तरीके से हॉर्नबिल फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है भाई, उस तरीके से बिहार का फेस्टिवल तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो सारी चीज़ों को आप जानोगे, ठीक है। तो रामनवमी मनाया जाता है, रक्षाबंधन, विजयदशमी, दीपावली, ईद और छठ, ठीक है। तो ये सारे त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं, बिहार में मनाया जाता है, ठीक है। जो प्रमुख मेला है वो सोनपुर का पशु मेला है, ठीक है। वो विश्व का सबसे बड़ा मेला, पशु मेला जो है वो सोनपुर में लगता है, ठीक है। अब देखिए प्रथम राज्यपाल कौन रहे थे, तो जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम जो थे वो प्रथम राज्यपाल बिहार के रहे थे। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो थे वो प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो राबड़ी देवी, लालू प्रसाद जी की धर्मपत्नी राबड़ी देवी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अभी देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, माफ कीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार है और राज्यपाल कौन है, फागू चौहान है, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, माफ कीजिएगा। अभी जो करंट का जो मुख्यमंत्री है वो श्री नीतीश कुमार है और जो राज्यपाल है वो फागू चौहान है, ठीक है। अब जो पर्यटक आकर्षक जो है, जो पर्यटन का क्षेत्र है, जो पटना में लोग पर्यटक लोग करने आते हैं, घूमने लोग आते हैं, तो उसमें से आपका हो गया पाटलिपुत्र के प्राचीन प्रसिद्ध कुम्हरार हो गया, जहाँ पे आपका अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा आपका एक बहुत ही भव्य, जाइएगा तो पत्थर का नक्काशी किया हुआ है, आप देखिएगा तो जाकर पता चलेगा कुम्हरार में, ठीक है। फिर हरमिंदर हो गया, ठीक है, हरमिंदर जो आपका मंदिर है वो हो गया। गोलघर हो गया, खुदा बख्श पुस्तकालय हो गया, ठीक है। ये पर्यटक आकर्षक कहाँ है, पटना में, ठीक है। सोनपुर का जो मेला है वो सबसे बड़ा पशु मेला विश्व का है, सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि सोनपुर का मेला कहाँ लगता है, तो जी हाँ, बिहार में सोनपुर का मेला लगता है। बिहार में सोनपुर जगह है, वहीं पे सोनपुर का मेला लगता है, ठीक है। अब सिंचाई का साधन क्या है, जैसे बिहार में जब लोग रह रहे होंगे तो लोग तो खाना पे जीवित रहते होंगे, और खाना कहाँ से मिलेगा, फसल से। और फसल कहाँ से होगा भाई, पानी रहेगा तभी तो फसल होगा। तो फसल कहाँ से होता है, नहर के माध्यम से। पानी कहाँ से मिलता है, नहर के माध्यम से। सिंचाई जो प्रमुख साधन जो है वो नहर है। कहीं कहीं डैम होता है, कहीं कहीं नदियाँ होती है, लेकिन यहाँ उतना नदियाँ का ये नहीं है, तो नहर के माध्यम से मतलब जितने भी अधिकांशतः सिंचाई की जाती है, ठीक है। सबसे बड़ी परियोजना जो है वो गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना जो है वो सबसे बड़ी परियोजना है। प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया था बिहार में, तो मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में 1978 में प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था, ठीक है। अब आता है कि अधिक जनसंख्या वाला जिला। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो पटना। पटना का नाम आप लोग सुने होंगे। ये सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है ना, सबसे जो ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है वो पटना ही है। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे जो क्षेत्रफल जिसका अधिक है तो वो पश्चिम चंपारण है। पश्चिम चंपारण जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला ये शेखपुरा है। शेखपुरा जो है वो सबसे कम क्षेत्रफल वाला और सबसे कम जनसंख्या वाला भी जिला आपके शेखपुरा ही है। तो ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो भी बिहार का एग्जाम देने वाले हैं, आपका बिहार दरोगा का पेपर होने वाला है ना भाई, तो बिल्कुल आप चीजों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिला में है, तो पटना में है। और सबसे कम किस जिला में है, शेखपुरा में है, ठीक है। ये चीजें बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की बड़ी सहायक नदी कौन है, तो बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। अब देखते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ बिहार। बिहार में जो इंस्टीट्यूशन है तो उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आता है नालंदा विश्वविद्यालय का, जो कि 450 ईस्वी में कुमार गुप्त के द्वारा इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। हालांकि 1918 में बख्तियार खिलजी ने इसे जला डाला था, ठीक है। और 2014 में से 2014 में इसे फिर से शुरू किया गया है, और अभी जो वर्क है वो प्रोग्रेस में ही है, ठीक है। तो 450 ईस्वी में कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और 1918 में ये क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसके द्वारा इसको जला दिया गया था, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा 1918 में इसे
जितने भी सारे बुक्स वगैरह सारे चीज़ों को पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को खंडर बना दिया था। ठीक है, तो ये बख्तियार खिलजी के द्वारा ये कुकर्म किया गया था, गंदा कर्म किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे उदंतपुरी विश्वविद्यालय है जो कि बिहार शरीफ में गोपाल के द्वारा, ठीक है, गोपाल के द्वारा 750 ईस्वी में इसके इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में, जिसको धर्मपाल के द्वारा 783 ईस्वी में इसको स्टार्ट किया गया था। अब देखते हैं देश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खुला था। तो पटना में 1986 में खोला गया था और जिसका नाम क्या था? सर्वे ट्रेनिंग स्कूल। क्या नाम था इसका? सर्वे ट्रेनिंग स्कूल, जो कि बाद में इसका नाम चेंज करके बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बना। क्या बना? बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। लेकिन अब वही नाम को चेंज करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी बनाया गया। ठीक है, अभी वो कॉलेज जो है वो एनआईटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर जो आप लोग अशोक राजपथ परिवहन जाते होंगे, उस रास्ते में जाते होंगे, तो वहीं पे एनआईटी स्थित होगा। ठीक है, जो लोग पटना घूमे होंगे, जो लोग पटना के होंगे, उन्हें ये पता होगा। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, जो कि अभी पीएमसीएच के नाम से है। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज जो है इसका नाम अभी पीएमसीएच है, जो कि 1925 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, पटना कॉलेज का 1863 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये जो डेट है, जो बिहार में एग्जाम जो होते हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, जो भी आपका ये हो गया पटना विश्वविद्यालय का डेट हो गया, या पटना में उच्च न्यायालय का स्थापना हो गया, ठीक है, या फिर आपका जो एनआईटी का पुराना नाम क्या था, सबसे पहले बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज कब खोला गया था, ये सब जो डेट है ना, बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1905 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जिसका नाम अभी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि समस्तीपुर में है। ठीक है, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को 1905 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था और इसका नया नाम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो कि समस्तीपुर में है। ठीक है, बिहार स्कूल ऑफ योगा, ये मुंगेर में है, क्योंकि बिहार में ही योगा का स्टार्टिंग किया गया था। ठीक है, ये 1964 में बिहार स्कूल ऑफ योगा का एस्टेब्लिशमेंट मुंगेर में किया गया था। ठीक है, फिर आपका आईआईटी बिहटा हो गया, ये भी पटना में, और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो था, स्थापना किया गया था, वो 2008 में किया गया था। ठीक है, निफ्ट हो गया, जो कि पटना में ही है, इसका निफ्ट फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो कि 2008 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। अगर जो आप लोग जाते होंगे बस स्टैंड की तरफ, बाईपास की तरफ जाते होंगे, तो वहीं पे ये निफ्ट है। ठीक है, जो आपका बस स्टैंड होता है ना, उधर ही आपका ये निफ्ट है। ठीक है, उसके बाद चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये भी 2008 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जो कि पटना में ही है। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 2008 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ये भी पटना में ही है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि मोतिहारी में है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया था? 2014 में किया गया था। ठीक है, तो ये सब इंस्टीट्यूशन जो है वो बिहार का है। उसके बाद से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना यानी एम्स, इसका एस्टेब्लिशमेंट 2012 में किया गया। एम्स का स्थापना कब किया गया? 2012 में किया गया। ठीक है, तो ये जो है वो इंस्टीट्यूशन है बिहार का। फिर IIM बोधगया हो गया, ये 2015 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का ये है, जो कि बोधगया में 2015 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। फिर भागलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि 2017 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। फिर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, वो भी पटना में है। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो कि बिहार का है। ठीक है, जो कि आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है, कब एस्टेब्लिशमेंट किया गया और कहाँ ये स्थित है, ये क्वेश्चंस वहां से आएगा। ठीक है, अब देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट लेक है, कांवर झील, क्वेश्चन आता है कि कांवर झील कहाँ है। ये जो है वो बिहार के बेगूसराय में है, और ये जो है वो गंडक नदी पर है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में, और गंडक नदी पर है। गंडक नदी द्वारा निर्मित गोखुर झील है। ठीक है, गंडक नदी के द्वारा भी एक निर्मित झील है जिसका नाम गोखुर झील है। ठीक है, तो कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। फिर देखिए कुशेश्वर स्थान झील, ये दरभंगा में कमला नदी पर है। दरभंगा में कमला नदी पर कुशेश्वर स्थान झील है, और ये एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। ठीक है, अब घोघा झील है जो कि कटिहार में है। घोघा झील कहाँ है? कटिहार में। सिमरी, तो ये बख्तियारपुर झील, सिमरी में बख्तियारपुर झील है, जो कि सहरसा में। ठीक है, सिमरी यानी बख्तियारपुर झील जो है वो सहरसा में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट झील है। कांबर हो गया, कुशेश्वर स्थान झील हो गया, घोघा झील, और सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील जो गया वो सहरसा में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थे। अब देखना है ताप विद्युत परियोजना यानी NTPC।
आप लोग एनटीपीसी पेपर दिए हो ना भाई, तो यही एनटीपीसी है। तो बरौनी जो बेगूसराय में है वो एनटीपीसी है। काटी यानी मुजफ्फरपुर में काटी की जगह है, वहाँ पे जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर स्टेशन का नाम है, जो काटी में है। कहलगांव जो कि भागलपुर में है, ठीक है। पटना में बाढ़ में है, ठीक है। और तवीन नगर औरंगाबाद में भी एक ताप विद्युत परियोजना एनटीपीसी स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। तो ये कुछ एनटीपीसी हो गया। अब देखते हैं जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो जो जल के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जो विद्युत बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जो बनाया जाता है, वो बिहार में कहाँ बनाया जाता है? तो कोसी जो है 1953 में इसका भारत व नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ये सुपौल में है। कोसी जल विद्युत परियोजना है जो कि सुपौल में है, और ये भारत और नेपाल का संयुक्त परियोजना है, यानी भारत और नेपाल के साथ में ये मिलकर ये परियोजना को बनाया गया है, ठीक है। तो ये 1953 में 1953 में ये कोसी जल विद्युत परियोजना बनाया गया था। अब देखिए प्रमुख मेला और त्योहार कौन है? तो सोनपुर का जो पशु मेला जो है, सोनपुर का जो पशु मेला है वो सारण में है, और ये सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। तो ये प्रमुख मेला था, ठीक है। और गंडक नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा जो कि नवंबर दिसंबर में ये आपका त्योहार ये मनाया जाता है, ठीक है। और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, और इसका दूसरा नाम जो है वो हरिहर क्षेत्र मेला है। क्या नाम है इसका दूसरा नाम? हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर मेला का एक अन्य नाम है, ठीक है। उसके बाद से गया में लगता है पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष मेला में जो भी लोग ये इंसान मरते हैं तो उनके बाद उनका जो भी कार्यक्रम किया जाता है तो वो पितृपक्ष मेला गया में लगता है। वो काफ़ी बड़ा मेला लगता है, ठीक है, और काफ़ी एक पवित्र मेला है, ठीक है। फिर मंदार का मेला जो है वो बांका में लगता है। सौराठ मेला जो है वो मधुबनी में लगता है। और जानकी मेला, माँ जानकी जो सीता माता का नाम है, और सीता माता का संबंध कहाँ है? सीतामढ़ी से। तो जानकी मेला जो है वो सीतामढ़ी में लगता है, ठीक है। अब देखिए बिहार का प्रमुख स्थल, जो कुछ स्थल है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है। तो पटना का नाम आप लोग सुने होंगे। तो कुम्हरार में जो चंद्रगुप्त की लकड़ी का जो महल है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। और खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बात कर चुका हूँ। संजय गांधी जैविक उद्यान, जो चिड़ियाघर लोग हैं ना, लोग जाते हैं अपना सैर सपाटे के लिए, अपने फ्रेंड्स अपने लवर्स के साथ में जाते हैं। तो ये जो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो भी पटना में है। तो ये तो पटना में 3 चीज़ हो गया, कुम्हरार में चंद्रगुप्त की लकड़ी का महल, उसके खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी हो गया, और संजय गांधी जैविक उद्यान। तो ये 3 जो है वो पटना में स्टैब्लिश्ड है। अब नालंदा में देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा में है, ठीक है। फिर मगध साम्राज्य की पहली राजधानी राजगिरी में है, ये भी आपका नालंदा में, ठीक है। फिर राजगिर में ही आपका सप्तकर्णी गुफा है। जो लोग राजगिर घूमे होंगे वो लोग पक्का इस चीज़ों से अवगत होंगे। फिर पावापुरी में जल मंदिर है, जो कि महावीर स्वामी का परिनिर्वाण हुआ था, जहाँ पे महावीर स्वामी का परिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। तो जल मंदिर जो है वो पावापुरी में। तो बिल्कुल आप लोग नहीं गए तो एक बार जाइए और घूमिए, क्योंकि काफ़ी मजा आने वाला, ठीक है। उसके बाद नवादा में एक ककोला जलप्रपात है, जो कि वाटरफॉल है, एक सिंगल वाटरफॉल है, मतलब बहुत ही अलग लेवल का वाटरफॉल है, बहुत ही ऊंचा से पानी गिरता है, और ये जो है नवादा में है, ठीक है, ककोलत जलप्रपात, ठीक है। अब भागलपुर में कौन है? तो भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, और उसके बाद टसर का सबसे बड़ा केंद्र, भारत में टसर का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? भागलपुर में, ठीक है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी कहाँ है? भारत में। और भागलपुर को बोलते हैं रेशम नगरी। भागलपुर को अन्य एक नाम है रेशम नगरी से भागलपुर को प्यार से पुकारते हैं, ठीक है। अब गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भी भागलपुर में। क्वेश्चन आता है कि गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आपके भागलपुर में है। आप लोग गलती से पटना मत मार दीजिएगा, ठीक है। गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो भागलपुर में स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। अब चलिए चंपारण। मैं सारा बिहार का अच्छे जगह जो कि हिस्टोरिकल दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वो मैं सारा घुमा दूंगा आपको, ठीक है। और फ्री में बैठे तो बस आप लोग को उसके बाद क्या करना है? फेयर देना होगा ना भाई, भाड़ा दोगे ना यार, तो भाड़ा के बदले एक लाइक कर दो ना। लाइक करने में क्या जाता है? और ज़्यादा अगर जो प्यार मेरे पे आ रहा है तो लोगों में शेयर कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। तो चंपारण चलिए घूमिए, ठीक है। तो चंपारण में सम्राट अशोक द्वारा लौरिया, नंदगढ़ और लौरिया अरिराज में स्थापित स्तंभ, इसलिए चंपारण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर केसरिया में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, जो कि इस चंपारण में है। केसरिया में जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, जो कि इस चंपारण में है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वो कहाँ है? तो केसरिया में
केसरिया कहाँ है? चंपारण में, ठीक है। तो ये चीजें जानना है। अब चलिए रोहतास चलते हैं, रोहतास में घूमते हैं। रोहतास में क्यों क्या इंपॉर्टेंट है? तो सासाराम में जो शेरशाह का मकबरा है वो जो है वो रोहतास में पड़ता है। सासाराम जो है वो रोहतास में पड़ता है और वहां पे शेरशाह का मकबरा है, ठीक है। फिर मांझर कुंड जलप्रपात है, मांझर कुंड जलप्रपात जो है वो भी रोहतास में ही है, ठीक है। तो ये रोहतास के बारे में था। अब चलते औरंगाबाद। नवादा घूम रहे हो, औरंगाबाद घूम रहे हो, रोहतास घूम रहे हो, तो औरंगाबाद भी घूमे होगे ना भाई। तो देव में सूर्य मंदिर जो है, जो देवबारक है, वो औरंगाबाद में है, ठीक है। तो ये जो था, आप कुछ शहर घूमे जो कि बिहार का मोस्ट इंपॉर्टेंट था, चाहे वो आपका पटना हो जाए, चाहे नालंदा हो जाए, चाहे नवादा, चाहे भागलपुर, चाहे चंपारण, ठीक है। तो वो जो सारी चीजें जो बिहार के दृष्टिकोण से, बिहार के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा, वो चीजों को जाना, ठीक है। अब देखते हैं जनजाति के बारे में, क्योंकि हर राज्य में कोई ना कोई जनजाति होता है, ठीक है। और वहां से क्वेश्चंस पूछा आता है, झारखंड में कौन जनजाति रहता है, नागालैंड में कौन जनजाति रहता है। तो उसी तरीके से बिहार में कौन से जनजाति रहते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले असुर, ठीक है। असुर जनजाति जो है वो बिहार में रहते हैं। दानव कह सकते हो, असुर वही ना होता है, राक्षस। तो ये मत कह लीजिएगा कि बिहार के लोग राक्षस होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जनजाति का नाम है, ठीक है। उसके बाद बिरहोर, बिरहोर जो है वो बिहार से बिरहोर बना है। फिर बैगा हो गया, फिर बांझिया हो गया, बथुरी हो गया और खैरवार। तो खैरवार, बथुरी, बांझिया, बैगा, बिरहोर और असुर, ये कुछ जनजाति है जो कि बिहार का जनजाति है। तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बांझिया जनजाति है वो किस राज्य से संबंधित है। तो बिहार से बांझिया जनजाति संबंधित है, ठीक है। अब चलते हम लोग पर्वत पहाड़ी। पर्वत पहाड़ी भी घूम लिए, लेक घूम लिए, कुछ आपके मतलब प्लेसेस को घूम लिए, जनजाति बारे में देख लिए। अब चलिए पर्वत पहाड़ी भी घुमा देते हैं आप लोगों को। तो बिहार में शिवालिक श्रेणी का हिस्सा केवल पश्चिम चंपारण के जिले में है, जिसे सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो शिवालिक श्रेणी, जो नीचे आपका ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय के नीचे जो आपका शिवालिक फैला हुआ है इस तरीके से, तो उसमें जो है वो पश्चिम चंपारण जिले में शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है, जिसको सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हो गया राजगीर पहाड़ी, जो कि नालंदा में है। फिर बराबर की पहाड़ी, जो कि गया में है, ठीक है। ये कुछ पहाड़ी है। उसके बाद हो गया गहलौर की पहाड़ी, ये भी गया में। गया में कौन सा पहाड़ी हो गया? बराबर की पहाड़ी और गहलौर की पहाड़ी, ठीक है। फिर कैमूर की पहाड़ी, जो कि कैमूर रोहतास में है, ठीक है। कैमूर की पहाड़ी कहाँ है? कैमूर रोहतास में है, ठीक है। तो ये कुछ पहाड़ी था जो कि आपको मैं घुमाया हूं, ठीक है। अब देखना है लोक नृत्य, कौन कौन से लोक नृत्य जो है बिहार में की जाती है, ठीक है। तो इसे भी जानना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपका कि भारतनाट्यम कहाँ का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है। तो बिहार के बारे में तो जानना चाहिए भाई, क्योंकि वहां से भी तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केरला का भी पूछा जाएगा, तमिलनाडु का भी पूछा जाएगा, यूपी का भी पूछा जाएगा, बिहार का भी पूछ सकता है। तो जानना तो हम लोग सबको है। तो देखिए, छऊ नृत्य जो है वो बिहार का नृत्य है, ठीक है। कटघोरबा हो गया, लौंडा नृत्य हो गया, झिझिया, फिर धोबिया नृत्य हो गया, करिया झूमर हो गया, जोगीरा हो गया। होली के समय जोगीरा होता है ना, हाँ। लौंडा नृत्य, जो लौंडा लोग डांस करता है वो होता है ना। उसके बाद झरनी हो गया, विद्यापत नृत्य हो गया और पंडिया नृत्य हो गया। ये कुछ नृत्य जो है वो आपके बिहार में है, ठीक है। झरनी नृत्य जो है वो मुहर्रम पे लोग, मुस्लिम नर्तकों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ये झरनी नृत्य का है, बिहार में मनाया जाता है, बिहार में ही ये नृत्य होता है, ठीक है। और ये मुस्लिम के द्वारा ये नृत्य की जाती है। तो ये कुछ लोक नृत्य था। अब देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा भाई। मैं ज़्यादा टाइम आपको नहीं लूंगा, बस जल्दी ही फिनिश करूंगा, क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत ही प्रीशियस है और मैं आपका इज्जत करता हूं, ठीक है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं। सबसे पहले वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, जो कि बिहार में है। भीम बांध हो गया, कैमूर, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों का ये पार्ट है। गौतम बुद्ध हो गया, जो कि गया और कोडरमा, गया और झारखंड का पार्ट हो गया। कांवर झील हो गया, ये भी वन्य जीव अभ्यारण्य है। और कुशेश्वर स्थान झील हो गया। तो ये कुछ झील है जो कि बिहार में है, ठीक है। बिहार में जो झील है, वाल्मीकि झील नहीं, वन्य जीव अभ्यारण्य, माफ कीजिएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वाल्मीकि हो गया, भीम बांध हो गया, कैमूर जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश का दोनों का पार्ट है। गौतम बुद्ध हो गया, जो कि गया और कोडरमा का दोनों पार्ट है। कांवर झील हो गया और कुशेश्वर स्थान झील हो गया। ये जो झील था वो बिहार में पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो थी वो बिहार के बारे में थे। आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा
और समझ में आता क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, लोगों में शेयर करना है, और बिल्कुल भी हताश, परेशान और निराश नहीं होना है। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।